हेलो, वेलकम टू यू ऑल इन द फोकस एकेडमी। और फिर से हम मुंह धोके आकल बाड़ी आप सबन के मुंह उठा के पढ़ावे खातिन। तो चलिए बिना केहू देरी के आज के ही क्लास शुरू करल जाए। तो हम लोग अपने केमिस्ट्री के जो सीरीज चल रहा था, क्लास 10th बोर्ड के लिए केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा था, उसके पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 पार्ट 2 का, तो जाइए और उसको जरूर देखिए। बेस्ट कंटेंट डिलीवर किए हैं पूरे यूट्यूब पे। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा वो देख लेते हैं, फिर अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं पूरा, है ना। ये भी कवर हो चुका है, ये सब हो चुका है, और ये भी पढ़ा दिए हैं। थर्मल भी हो गया था पूरा। डिस्प्लेसमेंट से शुरू करना है, बट उससे पहले 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। प्रीवियस क्लास के बेस्ड कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है आज का, कि पहला टॉपिक ये है मेरा, पहला क्वेश्चन के फॉर्म में है ये। जो सिल्वर क्लोराइड होता है, वाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क प्लेस। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग डार्क प्लेस में क्यों स्टोर करके रखते हैं? सिल्वर क्लोराइड को डार्क प्लेस में क्यों स्टोर करके रखते हैं? ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, आपने की क्वेश्चन पढ़ा होगा 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट ब्रेक डाउन इनटू द 2Ag प्लस Cl2, है ना। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। 2AgCl जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है 2Ag और Cl2 के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका डीकम्पोजिशन हो जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लाइट पड़ते ही वो डीकम्पोज हो जा रहा है, मतलब टूट जा रहा है ना। तो हम उसको डार्क प्लेस में क्यों स्टोर कर रहे हैं? ताकि उसको लाइट ना मिले। डार्क प्लेस में जब उसको लाइट नहीं मिलेगा तो टूटेगा नहीं, डीकम्पोज नहीं होगा। यानी हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? प्रिवेंट करने के लिए किससे? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम इसको डार्क प्लेस में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। जिससे कि ये ब्रेक डाउन ना हो, ब्रेकआउट ना हो इनटू सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन, पूरा एक्सप्लेनेशन डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए इसको कहाँ रखेंगे हम लोग? डार्क प्लेस में स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि जब इस पे सनलाइट नहीं पड़ेगा तो नो रिएक्शन होगा। ठीक। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पे बेस्ड, है ना। इसको समझ लेते एक बार है क्या। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, याद है क्या आपको? क्या होता है इक्वेशन? 2H2O लिक्विड स्टेट में होगा, हम इसमें पास करा देंगे इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ये टूट जाएगा 2H2 प्लस O2 में, है ना। ये गैस था और ये भी क्या है? गैस है। अब ऑक्सीजन का बैलेंस क्या होता है? 2 माइनस। तो ये माइनस है तो प्लस वाले टर्मिनल पे मिलेगा, यानी कहां मिलेगा? एनोड पर मिलेगा। और ये कहां मिलेगा? कैथोड पर मिलेगा। ठीक। समझ में आ गया? ये पूरा बैलेंसिंग इक्वेशन समझ में आ गया। ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का है पूरा कॉन्सेप्ट। अब इस पे क्वेश्चन है वो देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज दिस रिएक्शन अ प्रोसेस कॉल्ड और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो प्रोसेस होता है इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, है ना। ये समझते हैं। तो सबसे पहले बताओ होगा क्या, कि जब हम लोग H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो डीकम्पोज हो जाएगा। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स में टूट गया। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन किया क्या? अरे किया कि नहीं? हाँ या ना। तो जब इसका फॉर्मेशन किया तो क्या ये डीकम्पोज हो गया क्या? है ना। और इसको कौन सा बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है। तो वही पूछा था, इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों बोलते थे? क्योंकि ये H2 और O2 में टूट गया था, इसीलिए। दूसरा क्वेश्चन है, गिविंग रीजन स्टेट वेदर दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो पढ़े थे जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं कहीं ना कहीं हम उसमें क्या करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। चाहे वो सनलाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या हीट सप्लाई कर रहे थे क्या, या हम बोल सकते हैं कि एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ क्या, है ना। तो जहां कहीं भी अगर एनर्जी एब्सॉर्ब होता हो, क्या होता हो? एनर्जी एब्सॉर्ब होता हो या सप्लाई होता हो, वहां पे क्या होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। और जहां कहीं हमको एनर्जी मिले, है ना, एनर्जी क्या हो, मिले वहां पे हमको, या फिर एनर्जी रिलीज हो, एक मतलब एनर्जी रिलीज हो या एग्जर्टेड हो, उस केस में जो हमको मिलेगा, मतलब जो इस टाइप का रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट सप्लाई पे जा रहा है ना, हीट एब्जॉर्ब होगा कहीं ना कहीं जाके, इसलिए ये कैसा होगा, कैसा होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैसा होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। गर्मी तो बहुत पड़ रही है लाला, है ना। चलो देखो, नेम द गैसेस कलेक्टेड एट द एनोड एंड द कैथोड, पूरा इक्वेशन में प्रॉपर लिखा हुआ है। बताओ एनोड पे कौन सा गैस होगा, ऑक्सीजन, कैथोड पे कौन सा होगा, हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे बता देंगे कौन कौन सा मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ द गैसेस कलेक्टेड एट द एनोड एंड द कैथोड। एनोड और कैथोड पे गैस जो कलेक्ट हुए उनके मास का रेशियो क्या है। किसका हिस्सा पूछा है, एनोड का कैथोड से। एनोड पे कौन है, ऑक्सीजन, कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन वाले का हाइड्रोजन वाले से रेशियो पूछ रहा है, तो ये कितना था, 1:2 आएगा। ध्यान रखना ये चीज, अगर हमसे ये पूछता कि कैथोड का एनोड वाले से बताओ, तो क्या लिखते, 2:1 लिखते, ठीक है। बट यहाँ पे उल्टा पूछा है, एनोड का कैथोड से, तो 1:2 आएगा, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीजन है और कैथोड पे हाइड्रोजन है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, 1:2 आएगा, ठीक है। बहुत सही, जबरदस्त है एकदम, यूं ही एनर्जी बनाए रहिएगा अपना। चलिए देखते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस क्लास पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब अगला जो क्लास हमको पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, है ना, तो उससे पहले हमको रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए, और वो हम तुम्हें याद कराएंगे, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लिखा हुआ है, इस ट्रिक के थ्रू हम लोग पूरा रिएक्टिविटी सीरीज याद करेंगे। अच्छा ये है क्या रिएक्टिविटी सीरीज, तो एक तरह का अरेंजमेंट है ना, मेटल का एक अरेंजमेंट है, रैंकिंग कर दिया गया है ना। जैसे टॉप बिलियनर्स का नेम आता है ना कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, ये तो वैसे ही सबसे लास्ट में कौन है, तो हम लोग हैं, हम लोग हो गए, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है, तो इसमें रैंकिंग किया हुआ है, रैंकिंग कि कौन सा मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, उसका कम रैंकिंग किया हुआ है, और उसके बेसिस पे इसको अरेंज कर दिया गया। और इसमें हुआ क्या, जो सबसे ज्यादा अमीर होगा वो होगा टॉप पे, है ना, और जो सबसे कम अमीर होगा वो होगा नीचे। तो वही चीज है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो होगा ऊपर की तरफ टॉप पे, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आ जाएंगे वो गरीब हो जाएंगे, मतलब लेस रिएक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। चलिए समझते हैं फिर कैसे याद होगा। ऐसे अरेंजमेंट है तो याद रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। तो हम लोग ट्रिक बना है, ट्रिक है, उससे याद रखेंगे। क्या चीज है, काका नाना कार से मंगोलिया आए। हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कौन, काका नाना कार से मंगोलिया आए, काका नाना कार से मंगोलिया आए, जान फेंकते थे शंकर जी पार्वती जी पर, है क्यों आगे आए पिटूंगा। काका नाना कार से मंगोलिया आए, जान फेंकते थे शंकर जी पार्वती जी पर, है क्यों आगे आए पिटूंगा। अब बोलेंगे तो ये चीज लिखेंगे हम लोग सिंबल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक समझा देते, देखिए कैसे लिखना पड़ेगा। और पूरा रिएक्टिविटी सीरीज का इंपॉर्टेंस है पूरे केमिस्ट्री में, बहुत सारी इक्वेशन तुम्हें तभी समझ में आएगा जब रिएक्टिविटी सीरीज पता रहेगा। चलिए ये देखते हैं कैसे। हम बोल रहे हैं काका नाना कार से मंगोलिया आए, जान फेंकते थे शंकर जी पार्वती पर, पार्वती जी पर, है क्यों आगे आए पिटूंगा। बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, बोलेंगे ट्रिक मन में, लिखेंगे सिंबल, है ना। क्या बोले, काका नाना कार से मंगोलिया आए, जान फेंकते थे शंकर जी पार्वती जी पर, है क्यों आगे आए पिटूंगा। तो इस तरह से हम लोग ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया क्या, इसमें जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव, और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। देखो इतना मेहनत हम कर रहे हैं पूरे गर्मी में, है ना, ऐसा नहीं कि बंक कर दिए, मन नहीं कि आज गर्मी ज्यादा है तो वीडियो नहीं बनाना है, नहीं पढ़ाना है, नहीं सिखाना है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मन हो चाहे ना हो, चाहे जितना भी गर्मी पड़े, यहाँ पर हम खड़े हैं निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल आप सबके लिए, ठीक है। चलिए तो थोड़ा आप भी हमारा रिस्पेक्ट करिए और मेरे परिश्रम को समझिए, थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में अपना हेल्प करिए, है ना। चलिए समझते फिर आगे।
तो हमको पढ़ना है अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। तो हम क्या बताएंगे, समझते पहले कि एग्जांपल से। जैसे ये लिखा है कि एग्जांपल जिसका जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हुआ क्या, ये ए है और ये बी से लिखा हुआ है, एक कंपाउंड है। तो ए गया बी को हटा दिया। क्यों हटा दिया भैया? क्योंकि ए ज्यादा ताकतवर था। ए क्या था? ज्यादा ताकतवर था। किसको हटा दिया? बी को हटा दिया। क्यों हटा दिया? बी कमजोर था। ठीक है, तो इसका मतलब जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कमजोर वाले को हटा देगा। क्या? उसकी कंपाउंड से हटा दिया, है ना। जैसे तुमको कोई तुम्हारे घर से ही आके निकाल के उसी में रहने लगे वही चीज हुआ इसके साथ। तो हुआ क्या कि ए जो था वो हाईली रिएक्टिव था और उसने गया बी वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से ही हटा दिया, और इसी को बोलेंगे कि इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ। क्या हुआ? एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ ये। ठीक है, समझ में आया क्या? अब समझते होता क्या डेफिनेशन। तो बताएंगे इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। उसके कंपाउंड से ही उसको हटा देगा। ठीक है, कौन? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। समझ में आ गया? ठीक है, देखो, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, है ना। और सॉल्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। चलो एक एग्जांपल ये दिखे बता दिए कि ए वाला था हाईली रिएक्टिव था, बी वाले को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल के लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन ज्यादा ताकतवर है पता कैसे चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज देख के हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको साइड में रिएक्टिव सीरीज हमको लिखना पड़ेगा। तो मान लो हम यहाँ पे लिख दे रहे, देखो, काका नाना कार से मंगोलिया आए, जान फेंकते थे शंकर जी पार्वती जी पर, है क्यों आगे आए पीटूंगा, ये चीज। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट, आयरन है, आयरन है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराना है इसका। तो आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, तो चेक करो दोनों में ताकतवर कौन है? आयरन कहाँ है? आयरन Fe, और Cu कहाँ है? Cu नीचे। तो क्या ये ज्यादा ताकतवर है? ये कॉपर को हटा देगा क्या? आयरन कॉपर को हटा देगा क्या? हटा देगा। तो आयरन जाएगा और उसके ही कंपाउंड से, उसके ही साल्ट से कॉपर को हटा दिया। जब कॉपर को हटा दिया तो क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा, और Cu कॉपर अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया, है ना, उसके पोजीशन से ही हटा दिया। ठीक है, अब ये कैसे बना? तो इसका भी वैलेंसी 2 था, इसका भी वैलेंसी 2 था, इसलिए FeSO4 बना बस। ठीक है, दूसरा समझना। जब हम बात करेंगे कॉपर का, कॉपर को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट में रखे थे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है। तो कॉपर Ag से ऊपर है, चेक करो, Ag यहाँ पे है, कॉपर ऊपर है, तो ये कॉपर आएगा Ag को हटाएगा, है ना, ये कॉपर जाएगा Ag को हटाएगा। तो कॉपर और नाइट्रेट के साथ बनना चाहिए रिएक्शन। तो देखो क्या बनेगा, कॉपर और नाइट्रेट, नाइट्रेट का वैलेंसी 1 माइनस कॉपर का 2 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा, CuNO3 ट्वाइस बन गया। क्या बन गया? CuNO3 ट्वाइस, इसलिए यहां पे लिखा है CuNO3 ट्वाइस लिखा है। कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा, बैलेंसिंग से 2 आएगा वहां पे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? अरे आ रहा होगा ना समझ में, कुछ तो भेजा में घुस रहा है ना। चलो देखो आगे, नेक्स्ट एग्जांपल भी हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल को भी समझ सकते हैं अच्छे से। बताओ, क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2 पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा है। कहाँ गया ये? अच्छा आगे बढ़ गए एक स्टेप। देखो क्लोरीन के रिएक्शन की बात कर रहे हो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, किससे रिएक्ट कर रहा है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो ये पोटेशियम को तो नहीं हटा सकता, क्यों? क्योंकि पोटेशियम ऊपर रहेगा, रिएक्टिव स्टेट में पोटेशियम ऊपर आता है, काका नाना, तो किसको हटा देगा? आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसलिए बन गया KCl और आयोडीन अलग हो गया। सेम नेक्स्ट बात कर, देखो PbCuCl2, तो ये लिख के रखेंगे हम लोग, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा हम लोग साइड में लिख के रखेंगे क्या चीज?
काका, नाना, कार से, मंगोलिया, आए, जान, फेंकते थे, शंकर, पार्वती जी पर है क्यों आगे आए पीटूंगा, है क्यों आगे आए पीटूंगा, है ना। आई थोरियम यू, मैं तुमको थोड़ देगा, वो नहीं यहाँ पे शब्द में देखो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पीबी 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 कहाँ है, पीबी, अरे मेरे पीबी का जवाब नहीं, पीबी ये है पीबी, ठीक है। अब ये गया, किसको हटा देगा, कॉपर को, कॉपर 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 कॉपर, ये है कॉपर, ये इसको हटाएगा, यानी पीबी कॉपर को हटाएगा क्या, पीबी कॉपर को हटाएगा, पीबी कॉपर को हटाएगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा, अब पीबी रिएक्ट करेगा सीएल के साथ, ठीक है, पीबी रिएक्ट करेगा किसके साथ, सीएल के साथ, तो क्या बना देगा, पीबीसीएल2, क्या बना देगा, पीबीसीएल2, इसका बैलेंस 2 होता है, और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, है ना, अलग कर दिए इसको सब, इसको इसके घर से ही भगा दिए। चलो नेक्स्ट हम लोग देखो, जिंक की बात कर रहे हैं, जिंक का, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक देखो, जिंक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटा देगा, देखो कहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, और जिंक जान फेंकते थे यहाँ पे, ये आएगा हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक। तो जिंक गया हाइड्रोजन को हटाएगा, तो जेड और सीएल कंबाइंड होकर जेड एन सी एल टू बना दिया गया, और हाइड्रोजन गैस हमको अलग से मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें ताकतवर इंसान, बॉडी बिल्डर ताकतवर इंसान कमजोर इंसान को हटा देता है ना, मतलब बोल सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया उसके साल्ट से। चलो एक फेमस क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हैं, देखिए, व्हाट हैपन व्हेन वी पुट द आयरन नेल इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या होगा यदि हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रख दे। तो सबसे पहले बात सुनो, देखो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का, कैसा होता है, ब्लू। जब हम उसमें आयरन नेल को रखेंगे, ये पूरा प्रोसेस है दिखाया गया है, तो कॉपर सल्फेट को हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को रखे हैं, जब आयरन नेल को रखेंगे तो होगा क्या, ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा फेरस सल्फेट FeSO4 और Cu का फॉर्मेशन करेगा। अब इस कॉपर सल्फेट का कलर जो था वो कैसा था, ब्लू कलर था, बट अब क्या बन गया, FeSO4, इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन। तो क्या चेंज इन कलर ऑब्जर्व हुआ, क्या चेंज इन कलर हो गया। याद करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो चेंज इन कलर का एक एग्जांपल भी हो सकता है ना। तो ये चेंज इन कलर दिखा रहा था, बट एक्चुअल में क्यों चेंज हुआ कलर में, तो डिस्प्लेसमेंट ये वजह से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एक एग्जांपल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आयरन था, आयरन उसने कॉपर सल्फेट के साल्ट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था और FeSO4 का फॉर्मेशन किया जिसका कलर होता है ग्रीन, इसलिए पूरे सॉल्यूशन का ब्लू कलर टर्न इनटू द ग्रीन, ग्रीन में टर्न हो जाएगा, और कॉपर जो होगा, कॉपर आयरन नेल पे डिपॉजिटेड हो जाएंगे, जैसे यहां पे दिखाया हुआ है डायग्राम में, है ना। कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, तो आयरन नेल पे रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाएगा, ठीक, और पूरे कलर का सॉल्यूशन ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में, लाइट ग्रीन कलर बन जाएगा FeSO4 के फॉर्मेशन के वजह से, जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ था वो आयरन पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। बताओ क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और है वो बता दीजिए जरा। तो अब होगा क्या, मान लीजिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, है ना, या इसमें क्या हुआ है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है ना, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या रख दिया इसने, मैग्नीशियम रिबन रख दिया, मैग्नीशियम का रिबन रख दिया। ये सब चीजें हम समझाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये समझिए पहले। देखिए इसमें हुआ क्या, मेरे पास जो सोल्यूशन था वो ZnSO4 का था, और ये होता है कलरलेस, कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसलिए कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें क्या किए, मैग्नीशियम रिबन रख दिए, क्या रख दिए, मैग्नीशियम रिबन, ठीक। तो जैसे ही मैग्नीशियम रिबन रखेंगे तो इनके बीच में रिएक्शन होगा क्या, Mg जिंक से ज्यादा ताकतवर है, Mg जिंक को हटा देगा, MgSO4 का फॉर्मेशन करेगा और जिंक डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वही फिर से जिंक डिपोजिट हो जाएगा किस पे, इस मैग्नीशियम रिबन पे, ठीक है, जिंक डिपोजिट हो जाएगा, डायग्राम में दिखाया गया यहाँ पे। कैसा इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, है ना। डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से क्या हुआ, क्या इसमें हुआ, क्या बताओ क्या हुआ, तो मैग्नीशियम ने क्या किया, जिंक को डिस्प्लेस कर दिया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से, इसलिए यहाँ पे
इस पे कोटिंग आ गया था, किसका, जिंक डिपॉजिट हो गया था वहां पे। ठीक है, समझ में आ गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये भी क्वेश्चन है, ये सब पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन ही है, आज हम लोग बस यही पढ़ने वाले पूरा रिएक्टिविटी सीरीज के बेस्ड पे सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे आज, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो भी क्वेश्चन है पूरा। एक मिनट जरा, अरे गर्मी से तुम भी पगला ही गए हो क्या भाई? ए भाई कहाँ ऐसा कर रहा तुम? मान जाओ, तुम ना परेशान करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं, प्ले कर दिए करंट पेज ये। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझिएगा, कैन वी पुट द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इनटू आयरन कंटेनर? कैन वी पुट द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इनटू आयरन कंटेनर? कैन वी पुट द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इनटू आयरन कंटेनर? तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को क्या हम लोग आयरन के कंटेनर में रख सकते हैं क्या? बताइए, क्या रख सकते हैं क्या? अगर अगर हम बोले रिएक्शन हो जाएगा, मतलब ये हाईली रिएक्टिव मेटल होगा तो कॉपर को हटा देगा, तो FeSO4 बना देगा क्या, प्लस Cu बना देगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा क्या? अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया तो क्या ये आयरन के कंटेनर को नुकसान नहीं पहुंचा देगा क्या? है ना, जैसे ये दिख रहा है पूरा। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन को अगर हम आयरन के कंटेनर में रखेंगे तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करेगा तो उस केस में ऐसा कुछ कंडीशन हो जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और कभी भी अगर कोई भी चीज रिएक्ट कर जाएगा तो हम उसको उसमें नहीं रख सकते। तो कैन वी पुट द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इनटू आयरन कंटेनर? नो, वी कांट पुट द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इनटू आयरन कंटेनर बिकॉज इट रिएक्ट विद द कंटेनर एंड फॉर्म द क्या, FeSO4 एंड Cu। ये पूरा इक्वेशन लिख के बताएंगे हम लोग, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, पूरा इक्वेशन लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स रनिंग द कंटेनर, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 बनेगा और Cu बन जाएगा जो कि डिस्प्लेस हो गया था, है ना, डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने कॉपर को, कॉपर अलग हो गया, इसलिए हम इसको नहीं रख सकते, ठीक है। क्या इसका उल्टा हो सकता है क्या, कि मान लो अगर हम लोग इस कंटेनर को कॉपर का बना दें, इस कंटेनर को इसका बना दे कॉपर का, और उसमें आयरन सल्फेट रख दे FeSO4, वही क्वेश्चन है, कैन वी पुट द आयरन सल्फेट सोल्यूशन इनटू कॉपर कंटेनर? क्या हम लोग FeSO4 को कॉपर में रख सकते हैं क्या, कॉपर के कंटेनर में? तो इसमें कॉपर जो है, कॉपर आयरन से मोस्ट रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है? तो लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव होगा तो क्या ये डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा। तो क्या रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो हम उसको रख सकते हैं। तो यस, वी कैन पुट द FeSO4 मींस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इनटू आयरन कंटेनर। तो यहां पे पूरा लिखाया गया, दिखाया है पूरा क्वेश्चन लिख के, ठीक है। यस, नो रिएक्शन ऑकर, द कंटेनर इज सेफ, कॉपर और FeSO4 में रिएक्शन ही नहीं हुआ इसलिए हम इसको रख सकते हैं, ठीक। चलिए अब ये एक क्वेश्चन आ गया है ना, इसकी बात कर लेते हैं, और मे भी हमको लगता है ये लास्ट स्लाइड होगा आज के क्लास का। A strip of metal X is a strip of metal X, मतलब कोई एक मेटल है, उसका एक स्ट्रिप है जिसका नाम X बोल दिया है, उसको हम लोग रख रहे हैं किसमें, डिप्ड इन अ ब्लू कलर्ड साल्ट सोल्यूशन YSO4। तो याद है क्या कुछ, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। तो बोला कि YSO4 है बट ब्लू कलर है, इसका मतलब यहाँ पे हमको ऐसे लिख के दे दिया YSO4, बट इस Y के जगह पे क्या होगा मेरा, Cu, यानी Y क्या है मेरा, कॉपर है। क्या है मेरा, कॉपर। इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मतलब समझेंगे पूरा, बड़ा क्वेश्चन है बट समझ लेंगे अच्छे से पूरा। टन 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 टन, धूम मचा ले धूम। बताओ, after some times a layer of metal Y is formed in the salt solution is formed on the surface of metal X strip. The metal X is used in galvanization। देखो बेटा सुनो, जैसे गैल्वेनाइजेशन पढ़े तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक का यूज किया जाता है, किसका, जिंक का। यानी X क्या है मेरा, X क्या है मेरा, जिंक है, और Y क्या था मेरा, कॉपर था, हाँ या ना। हम बोले YSO4 मतलब
कॉपर सल्फेट की बात कर रहा है, CuSO4 की बात कर रहा है। ठीक है, अब कुछ समझ में आ गया हो गया क्या? अरे ये कुछ समझ में आ गया? चलो बताओ जरा, क्वेश्चन का आंसर दो। वेरी गुड। अच्छा आगे भी क्वेश्चन अभी। मेटल वाई इज यूज्ड इन मेकिंग द इलेक्ट्रिक वायर। अरे देखो वाई, वाई क्या था? कॉपर, कॉपर का वायर बनता है। देखो यहाँ पे कॉपर का वायर का क्या बनता है? इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज किया जाता है इसको। ठीक है, मेटल एक्स एंड मेटल वाई टुगेदर फॉर्म द एलॉय जेड। एक एलॉय बना देता है जेड, ये तो ब्रास बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ब्रास। ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, इसको एलॉय बोल देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एलॉय होता है ये। ठीक है, तो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, ब्रास बोलते हैं उसको। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए पूरा आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए होगे, अब आंसर बताना शुरू करते हैं। आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त। ठीक है, बताओ व्हाट इज मेटल एक्स। एक्स क्या था? तो एक्स मेरा क्या था? जिंक था। गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है ना एक्स, गैल्वेनाइजेशन में यहां से पता चला जिंक था। व्हाट कुड बी मेटल वाई। वाई क्या था? एक मिनट, ये तो गड़बड़ हो गया लाला। लाइट चलो गई हो। चलो कोई बात नहीं, आज के ये क्लास अपना यहीं तक रखते हैं। वैसे एक्स क्या था मेरा? एक्स, तो एक्स क्या था मेरा? जिंक था। वाई क्या था मेरा? वाई था मेरा कॉपर। तो जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन पूछा होगा, ZnSO4 बनेगा प्लस Cu का फॉर्मेशन होगा। पूछा था कौन सा एलॉय है? तो ब्रास। कौन सा एलॉय है? ब्रास। ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थोड़ा सा लाइट डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया बोर्ड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद टू ऑल, बाय।